सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ दो अतिथि उपस्थित हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे उर्वरक विभाग के संयुक्त सचिव अनुराग रोहतगी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और हमारे साथ उर्वरक विभाग से ही उपनिदेशक गौरी शंकर जी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। तो पोंगल के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति हमें आभार सिर्फ अपने शब्दों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी जीवन शैली को भी हमें हिस्सा बनाना चाहिए। और उन्होंने अगली पीढ़ी के संदर्भ में ये भी कहा कि हमारी स्वस्थ मिट्टी, हमारा स्वच्छ जल और हमारा संतुलित संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी की या मिट्टी की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चर्चा की शुरुआत से पहले हम प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य सुनते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। अनुराग जी, आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस धरती ने जो कुछ भी दिया है उसे संजोने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि किस तरह से बहुत जरूरी है सस्टेनेबल जीवन शैली को अपनाना, और खास तौर पर जब हम धरती का इस्तेमाल खेती के लिए करते हैं तो उसमें भी हम सतत रवैये को अपनाएं। आज जो हमारा फेस्टिवल है, जो ये त्योहार है, देश भर में मनाया गया है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो संदेश दिया है, हमें उसको सबको मिलकर जुड़कर अमल करना है। तो किसान भाइयों के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के खेती करके वो अपना ये दायित्व निभा सकते हैं कि कैसे एक सस्टेनेबल खेती करें, सतत खेती करें, जिससे कि धरती माता की रक्षा भी हो सके और हमारी जो अन्न जो मिलता है, जो हमें पूरी तरह से उसकी भी पूर्ति पूरी तरफ से होती रहे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि सबसे जरूरी बात है कि हमारे किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जितना उर्वरक चाहिए उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं हो। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि एक संतुलित मात्रा में ही आप उर्वरक का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा उर्वरक डालने से हमारी जो जमीन है उस पे कुछ प्रभाव पड़ते हैं। बिल्कुल, एक बात हो गई कि आपको उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से करना है। दूसरा है कि आप ना केवल रासायनिक उर्वरक जैसे जो यूरिया, डीएपी है, उसके अलावा हमें ध्यान देना चाहिए जैविक जो फर्टिलाइजर होते हैं, हमारे बायो फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। के साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हमारी जो सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन है उसको भी हमें निरंतर ध्यान देना चाहिए कि उसकी भी मात्रा कम नहीं हो। तो हमारे जो FOM, LOFM जैसे प्रोडक्ट हैं जो कि ये सॉइल की जो कार्बन है उसकी मात्रा को बनाने में मदद करते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इन सभी को एक संतुलित और एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि पृथ्वी का पोषण भी होता रहेगा और हमारी पृथ्वी आपका जो उसका प्रदूषण है एक्सेसिव ज्यादा यूज करने से उससे भी हमारा बचाव हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो मेरी सभी किसान भाइयों से बस एक यही प्रार्थना है कि वो इस चीजों पे जरा अच्छे से ध्यान दें। बिल्कुल। तो अब हम चर्चा में शामिल करते हैं गौरी शंकर जी को। जैसा कि अनुराग जी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से सतत खेती या टिकाऊ खेती बहुत जरूरी है, इसमें संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब
असंतुलित खेती होती है या उर्वरकों का सही इस्तेमाल नहीं होता है, यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल होता है और बैलेंस्ड फर्टिलाइजर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी पर किस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं और क्या भ्रम है किसानों में खासतौर पर, इसको भी आप अगर बताना चाहें। जब हम अत्यधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं तो इससे जमीन में अन्य पोषक तत्वों की कमी होती चली जाती है। जैसे अन्य पोषक तत्व फॉस्फेट है, पोटाश है, माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक जैसे बोरोन है, जिंक है, सूक्ष्म जीव जो अपनी प्रक्रिया के थ्रू जैविक खाद का निर्माण करते हैं, तो इन सभी की अत्यधिक यूरिया उपयोग करने से इन सभी चीजों की कमी होती चली जाती है और मिट्टी के अंदर अमोनिया की विषाक्तता बढ़ती है। ज्यादा अमोनिया की विषाक्तता बढ़ने से जो भी किसान खेतीबाड़ी में काम करते हैं, हमारे किसान भाई, उनकी स्वास्थ्य को भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और जो जमीन में से जो हमने जो सीड जमीन के अंदर लगाते हैं या जो बीज हम खेतीबाड़ी में बोते हैं, वो बीज भी उतनी ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाता है ज्यादा यूरिया डालने की वजह से। तो इसलिए किसानों को हमेशा ही एनपीके का जो रेशियो है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटाश का जो रेशियो है वो 4:2:1 का ऑप्टिमम रेशियो माना जाता है, उसको अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधे को संपूर्ण पोषण मिलता है। दूसरा, पौधे की जो रूट्स होती है वो ज्यादा लंबी होती हैं। ज्यादा पौधा, जैसे मैं आपको तीनों और बताता हूं इसमें एक हल्का सा, कि जैसे नाइट्रोजन का जो मुख्य उपयोग होता है किसी भी प्लांट में वो उसको प्रोटीन प्रदान करने के लिए होता है, जबकि फॉस्फेट का जो उपयोग होता है किसी भी पौधे में वो उसको जड़ों को मजबूत करने के लिए होता है। और जो पोटाश होती है ये जो मौसम के बदलाव आते हैं, जैसे मान लीजिए कभी मौसम ठंडा हो गया, कभी मौसम बहुत गर्म हो गया, बिल्कुल, तो इन सबके प्रभाव से किसी भी प्लांट को बचाती है। तो इसलिए किसान भाई यदि इनको ऑप्टिमम रेशियो में उपयोग करते हैं तो उससे उनकी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। दूसरा, कम लागत में अधिक उत्पादन आता है। इस बैलेंस्ड यदि फर्टिलाइजर्स को उपयोग करते हैं तो उनकी आय, जो भारत सरकार का एक मोटिव है कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, तो वो मोटिव भी हमारा अचीव हो सकता है। बिल्कुल। अनुराग जी, सरकार ने देखा गया है कि पिछले वर्षों में नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दिया है जिससे कि जो मिट्टी पर दुष्प्रभाव है यूरिया का वो कम हो, और इसके अलावा नैनो फर्टिलाइजर की भी हमने काफी बातें सुनी हैं और किसानों के उसके इस्तेमाल से सकारात्मक नतीजे भी हमने उसके बारे में सुने हैं। तो इस तरह के प्रयास से भी क्या कुछ हम मिट्टी की उर्वरता को लेकर जो दुष्प्रभाव सामने आ रहे थे उसमें कमी लाने की तरफ हम बढ़े हैं? जी बिल्कुल। न केवल आपने जो अभी नाम लिए अपने हमारे नैनो यूरिया के और नीम कोटेड यूरिया के, इसके अलावा उर्वरक विभाग ने FOM LOFM पे हम सब्सिडी देते हैं। जी। जो हमारा पोटैश है, जो मोलासेस है, जो शुगर इंडस्ट्री से बनता है, जो वेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है, उस पे भी हम सब्सिडी देते हैं, जो कि किसानों के भाइयों के लिए हम एक ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि अगर आप ये ना यूज करके आप इन यूज करें। तो ये जो हमारी बास्केट है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स की, ये हम लगातार इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ना केवल अभी हमारे पास नीम कोटेड यूरिया या आपने बताया नैनो यूरिया, अभी हमारे पास FOM LOFM भी है, हमारे पास PDM भी है और कई तरह के हमारे पास बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी अभी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बुलाया था, ये बहुत जरूरी है, इन सब का एक बैलेंस होकर यूज करना ही सबके लिए बहुत अच्छा है। जी अनुराग जी, अगर हम जैविक खाद की बात करें, कंपोज्ड जो खाद है, उर्वरक है या ग्रीन मैन्यूरिंग है, ये भी कितनी आवश्यक है कि हम रासायनिक खाद का अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं अगर संतुलित तरीके से, तो उसके साथ साथ हम इस विधि को भी पूरी तरह से अपनी खेती में इस्तेमाल करें जिससे कि हम और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देख पाएं और नुकसान अपनी जो मिट्टी है उसको कम पहुंचा पाएं। तो जो कंपोज्ड है और ग्रीन मैन्यूरिंग है वो कितनी आवश्यक है? जी बिल्कुल। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान देने वाली है वो है बैलेंस फर्टिलाइजर। जी, यहाँ पे बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब है हर चीज की, जमीन में हर तत्व, हर पोषक की जरूरत है, हर चीज का बैलेंस फर्टिलाइजर होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक एनहांसर हो, चाहे आपके ये ग्रीन मैन्योर हो, सबका मेल झोल करके सबका इस्तेमाल करना है हमको ठीक अनुपात में, जिससे कि हमें हमारी सॉइल भी स्वस्थ रहेगी और सबसे अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो ये जो बास्केट ऑफ फर्टिलाइजर है, इनको कंबाइन करके हमें इस्तेमाल करना है, ना कि केवल हमें यूरिया DAP पे ध्यान नहीं देना है, हमें बाकी चीजों को भी। फिर मैं कहूंगा कि संतुलित जो है वो कीवर्ड है, एक बैलेंस तरीके से सारी चीजें यूज करनी चाहिए। जहां इम्बैलेंस होगा वो चीज मतलब
उसका उतना प्रभाव फिर हम नहीं देख पाएंगे। जी, गौरीशंकर जी, ये भी बहुत आवश्यक है जिस पर सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया है कि हम मिट्टी की जांच समय समय पर करवाएं, जिससे कि जो किसान श्रोता वो सुन रहे हैं वो ये जान सकें कि कौन से सूक्ष्म जो पोषक तत्व मिट्टी में है वो कम है या कौन से पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम अपनी खेती को तकनीकी तौर पर सही तरह से करते हैं तो कितनी ज्यादा टिकाऊ होती है, और कैसे हम फिर और अच्छे तरीके से अपने खेती में उर्वरकों का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मिट्टी की जांच और तकनीक के इस्तेमाल से हम खेती को और ज्यादा सक्षम बनाएं। इसके लिए मैं किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए 17 प्रकार के कुल तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे बोरॉन, जिंक, आयरन, कैल्शियम। इसके अलावा कुछ प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। उसके अलावा कुछ कार्बन, ये भी इनमें आवश्यकता होती है। तो यदि इन सब का संतुलित उपयोग किया जाता है तभी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो यदि किसान भाई, हमने पूरे देश में, सरकार ने लगभग पूरे देश में मिट्टी की जांच के लिए लैब की व्यवस्था की है, तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील ब्लॉक लेवल पर लैब आज उपलब्ध है। किसान भाई इन लैब से यदि अपनी मिट्टी की जांच करवा के और उसमें जितने उर्वरकों की आवश्यकता है उतने ही उर्वरक, या जिन तत्वों की कमी है वो तत्व उतनी आवश्यकता में जो क्रॉप उसमें वो लगाने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार यदि डालते हैं तो उनकी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो लंबे समय तक बनी रहेगी, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जिनके लिए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो लंबे समय तक उस मिट्टी से उत्पादन कर पाएंगे, उस भूमि से उत्पादन कर पाएंगे। नहीं तो अभी देखने में आ रहा है, जैसे हम देख रहे हैं रेगुलर की ज्यादा यूरिया के कंजम्पशन से जो वाटर लेवल है वो उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड होती जा रही है। मिट्टी में पहले जैसे ऐसा था कि पहले 1 बैग यूरिया का डालते थे तब भी प्रोडक्शन हो रहा था, अब उस पे फिर 1 से हम 1.5 बैग पे आगे, 1.5 बैग पे, उसके बाद फिर अब 2 बैग भी डाल रहे हैं तो भी उतना उत्पादन नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। तो इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की जांच कराई जाए, जिन पोषक तत्वों की कमी है मिट्टी में वही पोषक तत्व उतनी मात्रा में डाले जाए जितना आवश्यक है। तो उससे पैदावार बढ़ेगी, किसानों की आय उससे दुगनी होगी, और सरकार की ये कोशिश रहती है हमेशा कि वो जितनी भी किसान को आवश्यक होता है उससे ज्यादा ही मात्रा में फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। और साल 2024-25 के दौरान भी सरकार ने किसानों के लिए रिकॉर्ड उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की। भारत सरकार ने 2024-25 के दौरान किसानों की कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में जहां उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता लगभग 152 करोड़ बैग की थी, उसके मुकाबले लगभग 177 करोड़ बैग खाद के उपलब्ध करवाए, ताकि किसानों को उपलब्ध हो, व्यापक स्तर पर खाद की उपलब्धता रहे। किंतु किसानों को जो उपलब्ध करवाना था सरकार का, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ के करवाती है, लेकिन किसान भाइयों को अपनी एक जिम्मेदारी ये समझनी होगी कि हम खेत में उतना ही उर्वरक डालें जिस पोषक तत्व की जितनी कमी है। ऐसा ना हो कि सरकार तो उपलब्ध करवाती है, वो पूरा ये मान के चले कि जी ये सरकार ने उपलब्ध करवाया है तो हम इसको अपने खेतों में डालें। इससे पैदावार भी बढ़ेगी और किसानों की आय भी दुगनी होगी। बिल्कुल, हम उर्वरकों के इस्तेमाल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे उर्वरकों के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम सिंचाई किस तरह की कर रहे हैं। हम क्या माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन की सही तरह से अपने खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी तमाम चीजें आवश्यक हैं। तो जो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जागरूकता और कृषि के दूसरे तरीकों की भी जागरूकता कितनी जरूरी है जिससे कि हम बैलेंस्ड खेती को अपना पाए। समय के साथ सिंचाई में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। सिंचाई में पहले सिर्फ नहरों या बारिश के ऊपर ही आधारित खेती थी, आजकल हम देख रहे हैं ड्रिप वाली खेती हो रही है या बूंद बूंद पानी से खेती लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि इससे खेती की टेक्निक बदली है। इसी के सेम तरीके से हमें खाद का उपयोग करने की आवश्यकता है। हम खाद का जो उपयोग करते हैं रासायनिक उर्वरकों का, सामान्यतः आप देखते हैं किसान सीधा छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है, जहां पे प्लांट होता है हमारा किसी भी फसल का, वहां भी खाद मिलती है, और जहां प्लांट नहीं होता है वहां भी खाद गिरता है। तो इसलिए हमें पोषक तत्व जितने भी हम न्यूट्रिएंट देते हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो चाहे वो हम जैविक खाद दे रहे हो, वो हमें कोशिश रहनी चाहिए हमारी किसान भाइयों की, जैसे ड्रिप से हम बूंद बूंद पानी जहां पे प्लांट होता है वहां देते हैं, वैसे ही उसी तरीके से हमें खाद भी सिर्फ रासायनिक खाद हो चाहे जैविक खाद हो, वो उसी जगह डालना चाहिए जहां पे प्लांट हो। खाली जो एरिया होता है, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में जो डिस्टेंस है, वहां पे हमें खाद का उपयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इससे खाद की खपत भी कम होगी, रासायनिक खादों की, खरपतवार नाशक खेतों में पैदा नहीं होंगे, और उससे किसानों की लागत कम होगी और पैदावार ज्यादा होगी।
बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का, अनुराग रोहतगी जी संयुक्त सचिव उर्वरक विभाग और गौरीशंकर जी उप निदेशक उर्वरक विभाग। आप कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से हमारे श्रोताओं को आपने बहुत सी जरूरी जानकारियां हमारी जो टिकाऊ और सस्टेनेबल खेती है उसको लेकर शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में